talk about the basics of functions and a similar triangle. तो सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री, इसमें हमारे पास 3 वर्ड है। ट्राई मीन 3, गोनो, इसको गोनी भी कहते हैं, GONI। इसका मतलब है साइड्स या कार्नर्स एंड मेट्री मीन मेजरमेंट। तो 3 साइड मेजरमेंट। अच्छा, 3 साइड मेजरमेंट एक ऐसा पॉलीगॉन क्या होता है? मिनी साइडेड फिगर। अब ट्राइगन यानी जिसको हम ट्रायंगल भी कहते हैं, तो उसको 3 साइड, तो 3 साइड पॉलीगॉन के जो मेजरमेंट होते हैं उसे हम ट्राइगोनोमेट्री कहेंगे। So what is trigonometry? Trigonometry deals with triangle. It deals with ratios and relationship between the angles and sides of triangle. इन sides के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं और इसके एंगल्स के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं उसको हम ट्राइगोनोमेट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा, ट्राइगोनोमेट्री जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो किस तरह डिफाइन हुए हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले सिमिलर ट्राइंगल्स। व्हाट आर सिमिलर ट्राइंगल्स? Those triangles having all angle of one triangle are equal to the corresponding angle of other triangle. Let's suppose ये अल्फ़ा है, ये बीटा एंड ये गेमा, और यहाँ पे ये अल्फ़ा प्राइम, ये बीटा प्राइम, ये गेमा प्राइम। अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्राइम, बीटा इज इक्वल टू बीटा प्राइम एंड गेमा इज इक्वल टू गेमा प्राइम, तो ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे ये हमारे पास क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल होंगे। दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो। अच्छा, नेक्स्ट मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे बताऊँगा कि अगर तीन में से कोई दो एंगल भी इक्वल हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कैसे? हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा वो इज इक्वल टू 180 होता है। यहाँ पे लेट सपोज मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, लेट दैट बी 60, दिस वन इज़ 50 एंड इसका पता नहीं है। अच्छा, एक इसका सिमिलर ट्रायंगल लेता हूँ, दिस वन इज़ 60, दिस वन इज़ 50 एंड इसका पता नहीं है। ये गेमा प्राइम हो गया, ये लेट सपोज गेमा हो गया। अगर इसके ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं तो ये तीसरा भी आपस में इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? लेट सपोज इस ट्रायंगल का सम क्या होगा एंगल्स का? वो है 60 प्लस 50 प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड में क्या है? 60 प्लस 50 प्लस गेमा प्राइम इज इक्वल टू 180। तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड माइनस करें, 60 60 ये सारे कैंसिल हो गए। अच्छा, गेमा माइनस गेमा प्राइम इज इक्वल टू 180 माइनस 180 0, तो गेमा इज इक्वल टू गेमा प्राइम। तो ये थर्ड एंगल भी हमारे पास क्या हो गया? दोनों में सेम आएगा। तो मतलब अगर दो ट्रायंगल में दो करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो तो वो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें कोई भी एक एंगल का मेजर जो वो हमारे पास क्या हो? 90। इसको हम इस तरह स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज ये एंगल हमारे पास 90 है। अच्छा, एक दूसरा ट्रायंगल वो 90 ये लिया। अगर इसके कोई भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल 90 के अलावा, चूँकि एक तो 90 है वो इक्वल है, इसके अलावा एक हो जाए, लेट सपोज ये मेरे पास अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा प्राइम है। इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्राइम एंड 90 जो है वो 90 की इक्वल है, तो थर्ड एंगल हमारे पास क्या होगा? थर्ड एंगल भी हमारे पास इक्वल होगा। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं? जब इनमें से कोई 90 के अलावा कोई भी एंगल हमारे पास इक्वल हो जाए। तो ये थी सिमिलर ट्रायंगल की बात। और नेक्स्ट स्टेटमेंट ये आपने याद रखना है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है? 180। अच्छा, मैं इसमें एक और बात कि सिमिलर ट्रायंगल जो है इनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है। लाइक यहाँ पे मैं लिखूँ दिस वन इज़ 70 डिग्री, ये हमारे पास 65 डिग्री, ये 45 डिग्री, और एक मैं बड़ा ट्रायंगल ले लेता हूँ, इसमें ये 70, ये 65 एंड दिस वन इज़ 45। तो ये ट्रायंगल, ये देखो इसका साइज़ कम है, इसका साइज़ ज़्यादा है, लेकिन साइज़ डजेंट मैटर, इनका जो शेप होता है वो शेप इक्वल होता है। अच्छा, इस पे अब कुछ एमसीक्यूज़ इस तरह की भी आ सकते हैं। लेट सपोज दो ट्रायंगल सिमिलर है, गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसका ये मेजर 3 है, इसका ये मेजर 4 है।
अच्छा यहाँ पे एक और ट्रायंगल है, इसका ये जो मेजर ये 5 है, ये जो है ये x है। तो बताएं कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, थ्योरम भी है कि हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं इनकी रेशियो आपस में इक्वल होती है। एंड सिमिलर triangles the ratios of corresponding sides are in proportion जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होती है वो हमारे पास क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है। ये थ्योरम है हमारे पास। तो यहाँ पे ये किस तरह अप्लाई होगा, 3 का करस्पॉन्डिंग साइड 5 है एंड 4 का करस्पॉन्डिंग साइड x है। अगर मैं यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 5 करूँ, 3 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे मैं करूँगा 5 डिवाइडेड बाई x। ये इनके रेशियोज़ हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, इक्वल। प्रोपोर्शन को जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम इक्वलिटी लिखते हैं। तो अब यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 5 4 20, तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो साइड है ये हमारे पास 20/3 होगा। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। लेट्स सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये है, यहाँ पे इसका मैयर 30 है, यहाँ पे इसका मैयर 30 है, ठीक हो गया। लेट्स सपोज इसका ये 5 है, ये 3 है, एंड यहाँ पे ये क्या है 10 है, यहाँ पे ये 10 है, और जो ये वाला है ये हमारे पास 8 और ये हमारे पास अननोन है। तो ये x की वैल्यू जो है ये हमने फाइंड करनी है। ये किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी वही वाला रूल, ये देखो 30 है, राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा एक एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अभी जो 30 के साथ एडजेसेंट साइड है वो 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, दिस विल बी इक्वल टू 30 का एडजेसेंट साइड 8 और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। तो ऐसे हमारे पास आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 3, तो x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 3 आ गया। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट फिर से रिवाइज करता हूँ कि ना राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल्स हो, एफ एनी वन एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अलावा एनी वन एंगल अदर देन राइट एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल। लेट्स सपोज ये एंगल है और ये एंगल है, ये 90 के अलावा अगर ये और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए तो देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होगी वो हमारे पास क्या होगी, प्रोपोर्शन में होगी। अच्छा नेक्स्ट थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, पार्ट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ट्रायंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ पे कोई मैं ये रेफरेंस एंगल लेता हूँ, ये भी ले सकता हूँ या ये भी ले सकता हूँ। अगर मैं ये वाला एंगल थीटा ले लूँ, ये वाला एंगल थीटा ले लूँ, तो जो 90 के अपोजिट होता है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस। अच्छा जो थीटा के एडजेसेंट होता है हाइपोटेन्यूस के अलावा, थीटा के एडजेसेंट साइड कौन से है, थीटा के एडजेसेंट साइड एक ये वाला है हाइपोटेन्यूस, और ये जो दूसरा एडजेसेंट साइड होगा इसको बेस कहेंगे, इसको बेस कौन सा साइड है, एडजेसेंट, बेस हमारे पास एडजेसेंट साइड। और जो थीटा के बिल्कुल अपोजिट होगा, देखो ये दोनों एडजेसेंट और ये जो अपोजिट है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अपोजिट टू परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो अपोजिट टू थीटा। अच्छा अगर मैं ट्रायंगल इस तरह ले लूँ, ये वाला 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 का अपोजिट ये वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, इसका जो एडजेसेंट दूसरा साइड है ये बेस हो जाएगा, और इसका जो अपोजिट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बेस। अच्छा अब हमने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ लिया कि सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं, कि जिसमें तीनों एंगल इक्वल हो। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अलावा कोई एक भी एंगल अगर हमारे पास इक्वल हो गया दो ट्रायंगल में या दो से ज़्यादा ट्रायंगल में, वो सारे ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए।
फिर हमने कहा कि साइड्स की जो रेशियो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है सिमिलर ट्रायंगल में। सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स की जो रेशियो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। इस बेस पे, इस थ्योरम के बेस पे हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन हुए हैं। हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का बेस जो है वो यहाँ से बनता है। कैसे बनता है अब देखेंगे। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, लेट सपोज मैं राइट एंगल ट्रायंगल्स लेता हूँ। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया 90, ये मैंने दूसरा लिया यहाँ पे 90, ये मैंने तीसरा लिया, साइड डिफरेंट, साइज डिफरेंट, और बाकी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये मैंने 90 लिया। अच्छा ये सारे 90 हो गए। लेट सपोज ये जो एंगल है ये θ1, ये θ2, θ3 एंड θ4। इसके अलावा आप इनफिनाइट नंबर, आप जितनी भी आप ट्रायंगल लोगे, तो लेट हमारे पास θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू θ4 इज इक्वल टू θ। ये हमारे पास इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है। अगर 90 के अलावा कोई एक एंगल भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का इक्वल हो गया तो ये सारे ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ये सारे ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है। ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है। यहाँ पे मैं हाइपोटेनियस, ये सारे हाइपोटेनियस हो गए, ये सारे परपेंडिकुलर, ये सारे बेस हो गए, B1, B2, B3, B4, H1, H3, H2, H1, H4, P1, P2, P3 एंड P4। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, चूँकि सिमिलर ट्रायंगल है, चूँकि सिमिलर ट्रायंगल है तो एच बी डिवाइडेड बाई एच यानी B1 डिवाइडेड बाई H1 ये इक्वल होगा B2 डिवाइडेड बाई H2, ये इक्वल होगा B3 डिवाइडेड बाई H3, ये इक्वल होगा B4 डिवाइड बाई H4। क्यों? क्योंकि ये सारे हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हमारे पास B1 डिवाइड बाई H1 इज इक्वल टू B2 डिवाइड बाई H2 इज इक्वल टू B3 डिवाइड बाई H3 एंड B4 डिवाइड बाई H4। अगर मैं इससे ज़्यादा जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल वो सारे ड्रा करूँ उनका ये रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको मैं जनरली लिख सकता हूँ बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, यानी किसी भी ट्रायंगल का बेस और उसी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, इनमें से जितने भी ट्रायंगल हैं किसी का आप बेस ले ले डिवाइड बाई हाइपोटेनियस ले ले तो सब का उसके बराबर होगा, सब का उसके बराबर होगा। तो एक हमारे पास क्या आ गया, B बाई एच, ये कांस्टेंट है कि नहीं है, ये एक कांस्टेंट है हमारे पास। कब कांस्टेंट है, जब तक ये थीटा हो, जब तक थीटा आपस में इक्वल हो। अच्छा नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस ये रेशो भी P1 बाई H1, P2 बाई H2, P3 बाई H3 एंड P4 डिवाइड बाई H4, ये सारे भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। P1 बाई H1 विल बी इक्वल टू P2 बाई H2 will be equal to P3 by H3 will be equal to P4 divided by H4। और यहाँ पे अगर मैं इनफिनाइट ट्रायंगल्स ड्रा करूँ जिनमें ये थीटा इक्वल हो तो वो सारे इक्वल होंगे। इन सब को मैं जनरली कहता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और इसी का हाइपोटेनियस हटा लो तो ये आएगा। तो ये सब ट्रायंगल का हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। इसी तरह बाकी भी पॉसिबल है, लाइक मैं लिखूँ B डिवाइड बाई P, ये सब B1 डिवाइड बाई P1 विल बी इक्वल टू B2 डिवाइड बाई P2, दिस विल बी इक्वल टू B3 डिवाइड बाई P3, इस तरह। अच्छा P डिवाइड बाई B, जब ये आपस में इक्वल है तो P1 डिवाइड बाई B1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू, ये इस तरह जाएगा। अच्छा इसके अलावा इनका जो रेसिप्रोकल्स होंगे H डिवाइड बाई B ये भी होंगे, H डिवाइड बाई P ये भी होंगे। H1 डिवाइड बाई B1 दिस विल बी इक्वल टू H डिवाइड बाई B2, दिस विल बी ये H1 डिवाइड बाई P1, H2 डिवाइड बाई P2, ये इस तरह जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी रेशोज़ है ये सारे कांस्टेंट आ रहे हैं, ये सारे कांस्टेंट आ रहे हैं। तो यहाँ का मतलब है कि ये जो रेशोज़ है, रेशोज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ ट्रायंगल, साइज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका H डिवाइडेड बाई B कांस्टेंट होगा, H डिवाइड बाई P कांस्टेंट होगा। इस तरह जो भी रेशो, किसी भी दो साइड का रेशो आप लोगे
वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये आपने एक स्टेटमेंट याद रखना है कि रेशियोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, तो एक और चीज़ पर ये डिपेंड करते हैं, बट दे डिपेंड ऑन थीटा, दे डिपेंड ऑन थीटा। ये एंगल पे डिपेंड करते हैं। किस तरह, ये यहाँ पे हमने पहले बताया कि इन सब का जो रेशियो होंगे वो इस ट्रायंगल के इक्वल होंगे। जो रेशियोज इस ट्रायंगल के हैं वो रेशियोज इसके भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब के लिए मैं क्या करता हूँ, ये एक ट्रायंगल पिक करता हूँ, ये एक ट्रायंगल पिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये थीटा 1, ये बेस 1, ये परपेंडिकुलर 1, ये H1। अगर मैं ऐसा करूँ कि ये थीटा थोड़ा सा बढ़ा दूँ, ये थीटा थोड़ा सा बढ़ा दूँ, बाकी बेस का लेंथ जो है वो सेम है, बेस का लेंथ जो है वो सेम है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ज़्यादा हो जाएगा। जितना थीटा इस तरह जाएगा तो परपेंडिकुलर भी ज़्यादा हो जाएगा, और साथ साथ जब परपेंडिकुलर ज़्यादा हो रहा है तो इसका हाइपोटेन्यूस भी ज़्यादा होगा। यानी कि एंगल के चेंज करने से P डिवाइड बाई बी, बेस हमने दोनों में सेम रखा, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B1, लेकिन यहाँ पे जो P1 प्राइम है वो ज़्यादा होगा। जब एंगल ज़्यादा होगा तो परपेंडिकुलर भी ज़्यादा, और जब परपेंडिकुलर ज़्यादा तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो H1 प्राइम इज़ ग्रेटर देन H1 एंड B1 इज इक्वल टू B1। ठीक हो गया। अब H1 प्राइम डिवाइड बाई B1 इज़ नॉट इक्वल टू H1 डिवाइड बाई B1, क्योंकि ये वाला क्या है, ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब है कि एंगल के चेंज होने से, एंगल के चेंज होने से ये रेशियोज चेंज होती हैं, साइज़ के चेंज होने से ये रेशियो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे इस साइंटिस्ट ने एक बात सोची, लेट सपोज ये एंगल मैं 45 रख देता हूँ, ये एंगल मैं 45 रखता हूँ, तो 45 के लिए ये सारे रेशियोज कांस्टेंट हैं। तो 45 यानी एक स्पेसिफिक एंगल के लिए ये सारे रेशियोज कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे एक टेबल बना दी, यानी P डिवाइड बाई एच, बी डिवाइड बाई एच, H डिवाइड बाई पी, H डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई पी डिवाइड बाई बी, ये 6 रेशियोज़ है। लेट 0 डिग्री के लिए हम इसकी वैल्यूज़ नोट कर लें। 0 डिग्री के क्या आते हैं, अच्छा 31 डिग्री के लिए कितने आते हैं, 2 डिग्री के लिए कितना आता है, 3 डिग्री के लिए। यानी हर एंगल के लिए हम एक बार पॉइंट करें और उसको टेबल में नोट करें, उसको एक टेबल में नोट करें, तो हमें बार बार ये जो कैलकुलेशन है इसके पैमाइश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसकी पैमाइश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें दिया जाए कि ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ठीक हो गया, और पॉइंट करें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का रेशियो, तो हम डायरेक्ट 30 डिग्री टेबल में जाएंगे, 30 डिग्री वाले पे, तो उसका P डिवाइड बाई एच है, तो इसके नीचे 30 डिग्री में जो वैल्यू होगी हम वो डायरेक्ट वो टेबल से उठा लेंगे। यानी जितनी भी थीटास है, जितनी भी एंगल्स हैं, उन सब के लिए हम जो ये रेशियोज़ जो है उनकी टेबल बना लें, उनकी टेबल बनाए, क्योंकि वो हम अगर 10 बार भी एक्सपेरिमेंट करें, 10 बार भी हम इसको मेजर करें, कैलकुलेशंस करें, जो भी करें, उसका आंसर सेम ही आना है, तो उसको हम टेबल में नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रेशियोज़ है और जो एंगल है इसके दरमियान एक रिलेशन है, इसके दरमियान एक रिलेशन है। वो रिलेशन मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं हो सकता, वो यानी मैं नहीं कह सकता कि P डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर, यानी जितना एंगल है उसका स्क्वायर ले लो वो रेशियोज होगा, बल्कि उससे वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट आ रही थी। उन्होंने देखा, कोशिश की कि थीटा का हम कौन सा फंक्शन ले ले, थीटा का फंक्शन हम कौन सा ले लें कि जो P बाई एच दे, या H डिवाइड बाई पी दे दे, या B डिवाइड बाई पी दे दे। उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई सिंपल फंक्शन उन्हें नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इसके लिए नए फंक्शन डिराइव किए, नए फंक्शन डिराइव किए। उन्होंने कहा कि साइन ऑफ 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, चूँकि हमारे पास 6 टाइप के रेशियोज पॉसिबल है। पहला है P डिवाइड बाई एच, B डिवाइड बाई एच, P डिवाइड बाई B डिवाइड बाई P, and H डिवाइड बाई P and H डिवाइड बाई
बी। ये 6 रेशियोज हमारे पास पॉसिबल है, चूँकि 3 साइड्स हैं और उसके पेयर्स बना दो 3 का 3 के साथ, तो 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 जो हमारे पास है। चूँकि पेयर में हमारे पास 2 चीज़ें होती है और 3 मेंबर्स है दोनों साइड पे, तो 3 2 6, तो 6 टाइप के रेशियोज है वो हमारे पास पॉसिबल है। तो उन्होंने हर एक रेशियो को एक फंक्शन दिया, हर एक रेशियो को एक फंक्शन दिया। उन्होंने पहला जो फंक्शन डिफाइन किया वो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। सेकंड जो फंक्शन डिफाइन किया काज ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। पहला फंक्शन था हमारे पास साइन फंक्शन, दूसरा है कोसाइन फंक्शन, अच्छा तीसरा है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई बी, ये है टेंजेंट। फोर्थ वन कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को डिफाइन किया गया, यानी ये जो रेशियो है इसको नाम दिया गया कोटेंजेंट। नेक्स्ट एच डिवाइड बाई पी को नाम दिया गया कोसिकेंट, एंड एच डिवाइडेड बाई बी को इसको इस तरह डिनोट करते हैं कोसिकेंट थीटा, और ये फंक्शन है कोसिकेंट एच डिवाइडेड बाई बी सीकेंट ऑफ थीटा, और ये लिखते हैं सीकेंट, तो ये जो 6 टाइप के रेशियोज थे इन सब को अलग अलग नाम दिया गया, अलग अलग फंक्शन दिया गया, ये फंक्शन न्यूली डिफाइन हुए। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा ये परपेंडिकुलर बाई बेस की इक्वल है, कोटेंजेंट ऑफ थीटा ये बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चलता है कि टेंजेंट और कोटेंजेंट आपस में रेसिप्रोकल है, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आपस में रेसिप्रोकल। साइन है पी डिवाइड बाई एच और कोसिकेंट है एच डिवाइड बाई पी, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल्स है, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल। कहाँ से बी डिवाइड बाई एच और सीकेंट है एच डिवाइड बाई बी, तो ये दोनों आपस में क्या है रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोसिकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ऑफ थीटा, यानी रेसिप्रोकल्स हैं। सीकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा, एंड कोटेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये हो गई हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है बेसिक्स है ट्राइगोनोमेट्री के, कि ये फंक्शन हमारे पास आती कहाँ से है, कौन सा थ्योरम यूज़ होता है, बेसिक्स क्या है इसकी। तो वो बेसिक्स मैंने आपको बता दी कि सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं जिसमें तीनों एंगल इक्वल। उसके बाद वो थ्योरम अप्लाई किया कि सिमिलर ट्रायंगल के साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होती है। फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सिमिलर का कंडीशन बताया कि कोई एक भी एंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल में सेम हो तो सारे राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होंगे उस टाइप के। तो फिर हमने उसके लिए इन्फिनाइट ट्रायंगल्स ले लिए, उसमें हमने एक थीटा को कांस्टेंट रखा। जब थीटा को कांस्टेंट रखा तो इसके जो रेशियोज थे वो भी कांस्टेंट आ रहे थे। तो मतलब कि जब तक थीटा कांस्टेंट हो, जब तक हम थीटा को चेंज ना करें, उसके रेशियोज भी चेंज ना होते, तो क्यों ना हम इसका एक टेबल बना दें हर एक थीटा के लिए, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 50 डिग्री 51 डिग्री 90 डिग्री, जितनी भी डिग्रीज है उसके लिए एक बार टेबल बना दे, फिर बार बार जो है कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा टेबल से दिखेंगे कि इसकी वैल्यू ये है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, हर एक रेशियो को एक फंक्शन दिया, क्यों, चूँकि जो रेशियो थी उसका वो थीटा के साथ कुछ रिलेशन बना था। उन्होंने कोशिश की कि इसके लिए कोई सिंपल फंक्शन डिफाइन करे, लेकिन कोई अलजेब्रिक फंक्शन इस तरह नहीं बनाया था, तो उन्होंने ये न्यू फंक्शन क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पे मैं पहला लेक्चर एंड करता हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे को फंक्शंस और जो बेसिक ट्राइग्नोमेट्रिक यानी पिथागोरियन आइडेंटिटीज़ है जो पिथागोरस थ्योरम से हमारे पास आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस